warm welcome to this wonderful session of Akash Byju's classes. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ इस तरह से फ्रेम किए गए हैं ताकि पूरे का पूरा चैप्टर आपका फिर से रिवाइज हो जाए। हर सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं चारों ऑप्शंस आपको केयरफुली पढ़ने हैं। बेशक आंसर पहला ऑप्शन ही क्यों ना हो, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उन ऑप्शंस में आगे आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कोई हिंट मिल जाए, आपको कोई क्लू मिल जाए। तो जरूरी है जी चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने। तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक ज़ील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। राइट, चलिए जी बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ एंड बड़े ही इत्मीनान से, ध्यान से, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को परफॉर्म कीजिएगा। राइट, और कोशिश कीजिएगा सारे सवालों के जवाब आप सही दें। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। याद रहे हमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। जो मकसद हमने ठाना है उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। ओके, चलो तो देखते हैं जी पहला क्वेश्चन क्या डिजाइन किया गया है आपके लिए। Testes is present outside the abdominal cavity in order to facilitate. Well, हमने ये पढ़ा था that mammals में, है ना, testes extra abdominal होते हैं। They are located outside the main body cavity in a pouch-like structure which is called scrotum. अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों है? To facilitate number 1 ejaculation, number 2 insemination, number 3 spermatogenesis या number 4 urination. Well, I know that you know the answer. चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसे। आसान सवाल था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से। See, majority of the mammals में testes extra abdominal हैं, मेन बॉडी कैविटी से बाहर लोकेटेड हैं, in a pouch like structure which is called scrotum, and scrotum is hanging between the 2 legs. राइट और लेफ्ट टेस्टिस की पोजीशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ताकि जब दोनों लेग्स बहुत पास पास हो तो टेस्टिस शुड नॉट गेट क्रश्ड। अब टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों है? द रीजन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म प्रोडक्शन, मैचुरेशन, स्टोरेज एंड सर्वाइवल रिक्वायर्स few degrees lower temperature than the core body temperature, क्योंकि स्पर्म बनाने वाले जो सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। स्क्रोटम में एक फेवरेबल तापमान बना रहता है, जिसके कारण हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का मैचुरेशन, स्पर्म का स्टोरेज और स्पर्म का सर्वाइवल पॉसिबल होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस वायबल स्पर्म्स। तो पहला सवाल बड़ा ही आसान था और आपको पूरे मार्क्स मिल गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is true? सही बात बतानी है with respect to the human male reproductive system. टेस्टिस का हमने सेक्शनल व्यू भी पढ़ा था, है ना। टेस्टिस को कवर करने वाली लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया enters into the testes and forms partitions which are called testicular lobules. थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिवाइज करा रहा हूं आपको ताकि आसानी हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वेल, ऑप्शंस दी गई हैं कि देयर आर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, और फिर वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं उनके अंदर 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या डायरेक्टली वास्ट डिफरेंस में खुलते हैं? नहीं, याद कीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉन्वोल्यूटेड हैं, हाईली फोल्डेड हैं, और फिर ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई किस में खुलते हैं? रेटी टेस्टिस में। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ईच टेस्टिस में, जिसमें 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं हर लोब्यूल में, और वो रेटी टेस्टिस में खुल रहे हैं। तो ये सही जवाब है, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं भाई।
1 से 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ईच लोब्यूल में, और 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं ईच टेस्टिस में। ये वाला गलत हो गया, पहला ऑप्शन भी गलत था। चौथा ऑप्शन देखते हैं, 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टिस, नो दिस इज रॉन्ग। तो बेसिकली टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किया गया। एग्जामिनर ने यह जानना चाहा कि क्या आपने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ा है? तो बिल्कुल पढ़ा है जी आपने। अब आप यहां पे साइड सेक्शन देख लीजिए इस डायग्राम में टेस्टिस का, राइट? याद है सबसे बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो टेस्टिस के अंदर बना देती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 200 से 250 लोब्यूल्स हैं, और हर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली फोल्डेड होते हैं, दे आर हाईली कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड वर्ड का मतलब समझते? फोल्डेड। जैसे ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया है मैंने, एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ याद है आपको? 70 सेंटीमीटर्स। फिर ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रेट ट्यूब्यूल में खुलते हैं, जिन्हें ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं, और ट्यूबुलाई रेक्टाई फिर रेटी टेस्टिस में खुलते हैं। रेटी टेस्टिस से फिर फाइन ट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट कॉल्ड वासा इफरेंशिया, इफरेंट डक्ट्यूल्स, जो रेटी टेस्टिस से स्पर्म्स को आगे कैरी करते हैं टुवर्ड्स द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। ये वाला स्ट्रक्चर, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस इज कैपुट एपिडिडाइमिस, फिर कॉर्पस एपिडिडाइमिस, फिर कॉडा एपिडिडाइमिस, और उसके बाद होता है वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम. Testes have 250 testicular lobules. Each testis contains 1 to 3 seminiferous tubules. Seminiferous tubules open into reti testes, and reti testes से फिर वासा इफरेंशिया ओरिजिनेट होते हैं। वासा इफरेंशिया में पेरिस्टेल्सिस भी होता है, जो स्पर्म्स को लगातार आगे पुश करता रहता है। मैंने आपको बताया था दैट टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म्स जो हैं, दे आर इमेच्योर, दे आर इमोटाइल, दे कैन नॉट फर्टिलाइज द oocyte. जब तक स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पूरा रास्ता अपने आप कवर नहीं कर लेते, तब तक उनमें मोटिलिटी एंड मैच्योरिटी नहीं आती। फाइनल फर्टिलाइजिंग एबिलिटी स्पर्म्स में कब आती है? जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होते हैं और वहां पे अपना रास्ता कवर करते हैं आगे, तब उनमें कैपेसिटेशन होता है, राइट? कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस व्हिच एनेबल्स द स्पर्म्स टू कॉज फर्टिलाइजेशन, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कैपेसिटेशन, राइट? चलिए अगला सवाल। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट of the male accessory ducts in the reproductive system in case of humans. अब मेल के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आपको याद है, अब बस उनका सीक्वेंस बनाना है हमने। पीछे वाले क्वेश्चन में भी एक क्लू मिल चुका है आपको इस चीज का। पहला ऑप्शन है रेटी टेस्टिस से वासा इफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। दूसरा है रेटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस और फिर वासा इफरेंशिया। नहीं, ये तो गलत है। तीसरा वास डिफरेंस फिर रेटी टेस्टिस, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता भाई, वास डिफरेंस तो बाद में आती है डक्ट, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत। अब तीसरा गलत है तो चौथा भी वास डिफरेंस से शुरू हो रहा है, तो ये भी गलत। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, चाहे ए आंसर था, पढ़े हमने चारों ऑप्शंस, ये जरूरी होता है। ठीक है बेटा? ओके, नाउ सी अगेन दैट डायग्राम, सेम डायग्राम जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा है कि टेस्टिस स्क्रोटम में लोकेटेड है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटी टेस्टिस में खुलते हैं, फिर वहां से वासा इफरेंशिया ओरिजिनेट करते हैं, जो हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस तक स्पर्म्स को ले जाते हैं। एपिडिडाइमिस के हेड रीजन को कैपुट एपिडिडाइमिस कहते हैं, याद है ना आपको? कैपुट एपिडिडाइमिस से कॉर्पस एपिडिडाइमिस, फिर कॉडा एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट? चलो, अच्छा आपको याद है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? वो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, लेडिग सेल्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स, मेल स्टेरॉइड्स जो है एंड्रोजन्स,
एंड्रोजन इज अ कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड्स किससे बनते हैं? प्रिकर्सर क्या है स्टेरॉइड्स के लिए? कोलेस्टेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। मैच द फॉलोइंग, इजी क्वेश्चन। Match the following male accessory glands with their function and you have to choose the correct option. Male reproductive system में हमने glands पढ़े, जैसे prostate gland, seminal vesicles, bulbourethral glands। तो पहले prostate gland का function ढूंढना है आपको। राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा है जी। Provide energy for the movement of sperm. Second option है secrete mucus to lubricate the penis. थर्ड है जी नरिशिंग द स्पर्म्स। थर्ड ऑप्शन है नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स को कौन सी शुगर चाहिए होती है एनर्जी के लिए? याद है आपको? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कौन बनाता है? सेमिनल वेसिकल्स बनाते हैं। सेमिनल फ्लूइड में मेजर कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल्स का होता है, राइट। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिन्हें कॉर्पस ग्लैंड्स भी कहते हैं, secrete mucus to lubricate the penis। याद आ गया? Bulbourethral glands, they produce a lubricating fluid when the person is sexually excited। चलो सारे ग्लैंड्स के फंक्शन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम है ऐसी सिक्रीशंस बनाना which help the sperms to improve their motility and also facilitate sperm transfer to the female। स्पर्म बनते तो टेस्टिस में है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उनमें मोटिलिटी, मैच्योरिटी आएगी। नरिशमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो फ्रक्टोज शुगर चाहिए। ठीक है जी। तो ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसिकल्स, जो कि दो होते हैं, पेयर्ड है सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, सिंगल होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी दो होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड एनर्जी एंड क्लॉट द सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन। आप जानते हैं इजैकुलेट होने के बाद सेमिनल फ्लूइड क्लॉट कर जाता है, थोड़ी देर बाद फिर से लिक्विफाई हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस नरिशमेंट देते हैं स्पर्म्स को, एक्टिवेट भी करते हैं स्पर्म को स्विम करने के लिए। Bulbourethral glands secrete mucus to lubricate the glans penis to decrease damage to the sperms। So now let's see. A is 3, that is prostate gland जो है नरिशमेंट दे रहा है स्पर्म को। सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशंस जो हैं दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स एंड bulbourethral glands, as I told you, they secrete mucus to lubricate the penis। That is A with 3, B is with 1। एनर्जी मिल रही है किसकी फॉर्म में? शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज। चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम जो एनसीईआरटी में है वो भी क्लियर होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है यहां। Identify this structure which is labeled as 1, then structure which is labeled as 2, structure which is labeled as 3। अब आइडिया लग रहा है आपको क्या क्या यहां पे? हमें यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस के नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, द लोअर नैरो नेक लाइक रीजन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, और ये सर्विकल कैनाल है। दिस 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब इज व्हाट इज विजाइना। फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिए हैं। देन यू नो एम्पल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम रीजन, जहां पे ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं फिम्ब्रिए। तो मैंने क्लू आपको दे दिया। यूट्रस की वॉल की लेयर्स भी याद होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम है सबसे अंदर वाली लेयर, मिडल मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम। तो एक बार हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ये है जी हमारे सामने ऑप्शंस। एंडोमेट्रियम आइडेंटिफाई करना है, इनफंडिब्यूलम आइडेंटिफाई करना है, फिम्ब्रिए कौन से हैं, यूट्रस कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब कौन सी है, सर्विकल कैनाल कौन सी है, राइट। वेजाइना ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ये सारी ऑप्शंस आप इसमें से चुनाव करते हैं सही, कि जो वहां पे लेबलिंग दी हुई है 1 2 3 4 करके, वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए। Here comes the diagram with the parts labeled। ये तो आपने गेस कर लिया था जी, वेजाइना, राइट। सर्विकल कैनाल भी आप गेस कर चुके थे। यूट्रस की सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज पेरीमेट्रियम। यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर जो है एंडोमेट्रियम, जहां पे
ईस्ट्रोजन हार्मोन एक्ट करता है, माइटोसिस प्रमोट करवाता है सेल्स में। फेलोपियन ट्यूब का फनल शेप्ड पार्ट दैट इज इन फंडिब्यूलम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं और जिन्हें फिम्ब्रिए कहते हैं। फिम्ब्रिए का काम क्या है? फिम्ब्रिए का काम है रिलीज्ड oocyte को कैप्चर करना। ओवरी को एनसर्कल कर रहे हैं, वो सेकेंडरी oocyte को पकड़ना चाहते हैं, राइट? सो फिर से डायग्राम देख लीजिए। तो नंबर 6 क्या हो जाएगा? याद है ये वाली चीज? वेजाइना, सर्विकल कैनाल, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, ये हो जाएंगे फिम्ब्रिए, और ये है जी फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला। So the correct answer is B option, यानी 1 is endometrium, 2 is perimetrium, 3 is infundibulum, 4 is fimbriae, 5 is cervical canal, and 6 is vagina. आपको याद है? Throughout the reproductive life of the female, vagina contains a bacteria. You remember that bacteria? Lactobacillus acidophilus. उसका काम क्या है? It keeps the vaginal pH acidic by converting glycogen into lactic acid. Glycogen कहां से आए वेजाइना में? वेजाइना की वॉल के जो सेल्स हैं वो पीरियोडिकली टूटते रहते हैं, उनका जो ग्लाइकोजन है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया, और वेजाइना में पीएच रहता है एसिडिक 3.9 to 4.5, ताकि बाहर के बैक्टीरिया आकर के वहां पे इन्फेक्शन ना करने पाए। अगला सवाल, फीमेल accessory ducts includes option number 1 vagina, uterus and vasa efferentia। फीमेल की बात हो रही है तो वासा इफेरेंशिया तो नहीं हो सकता भाई, पहला तो हो गया गलत। सेकंड, यूट्रस, रेटी टेस्टिस एंड फैलोपियन ट्यूब। रेटी टेस्टिस तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है। थर्ड ऑप्शन, इपिडिडाइमिस, रेटी टेस्टिस, वासा इफेरेंशिया, नो, ये तीनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। चौथा ऑप्शन, वेजाइना, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। दैट इज द करेक्ट आंसर एंड आई नो आप सबने सही जवाब दे दिया है। वंडरफुल, आसान है ये सवाल भी। डायग्राम भी देख लीजिए एक बार। डायग्राम बना के खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, वो भी जरूरी है। फैलोपियन ट्यूब के तीनों हिस्से आपको पता होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कहां होता है ये पता होना चाहिए। oocyte जब रिलीज होता है ओवरी से तो कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। सो दिस इज वेजाइना, दिस इज यूट्रस। यूट्रस के फंक्शंस क्या है? यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है। यूट्रस में ही बेबी डेवलप होगा, यूट्रस में प्लेसेंटा बनेगा, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन द बेबी इज डिलीवर्ड आउट। यूट्रस को ही वोम्ब भी कहते हैं। सर्जिकली अगर यूट्रस हटाना पड़े किसी भी वजह से तो उसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। सेल्पिंगेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। फर्टिलाइजेशन का साइट है फैलोपियन ट्यूब। सो द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ सकते हैं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बढ़िया परफॉर्म कीजिएगा। अगला सवाल आने वाला है स्क्रीन पे, ये रहा। लेडिग सेल्स, जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, टेस्टिस के एंडोक्राइन सेल्स हैं, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं। दीज आर स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अब याद कीजिए, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन हार्मोन लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है? लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे मेल में आईसीएसएच भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो कहां से आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर या पोस्टीरियर? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट कर रहा है वो हार्मोन सिक्रीट करने के लिए? हाइपोथैलेमस। कौन सा न्यूरो हार्मोन? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। Leydig cells are stimulated by the hormone produced from anterior pituitary, posterior pituitary, testes, hypothalamus. The correct answer is anterior pituitary. कौन सा हार्मोन? LH, luteinizing hormone. What is the other name? ICSH, interstitial cell stimulating hormone. अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन स्टोर करती है, बनाती नहीं है कोई भी हार्मोन। कौन से दो हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एंड
ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिसे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, वो बनता कहां है? हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स है। वेल, लेडिक सेल्स क्या हैं? लेडिक सेल्स जो है एंडोक्राइन सेल्स हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स को कलेक्टिवली एंड्रोजन्स कहा जाता है। एंड्रोजन्स स्टेरॉइड्स हैं, कोलेस्टेरॉल से बनते हैं। एंड्रोजन इज अ कैटेगरी। एंड्रोजन में क्या क्या इंक्लूडेड है? टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन। अगर हमसे पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इन द मेल इज टेस्टोस्टेरोन. So androgens are secreted by Leydig cells of the testes. LH, full form luteinizing hormone, other name interstitial cell stimulating hormone, secreted by anterior pituitary. This hormone stimulates the Leydig cells to secrete androgens. हमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेल के केस में LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके रिसेप्टर्स कहां हैं? लेडिक सेल्स पे हैं उसके रिसेप्टर्स LH. सो LH खुद कहां से सिक्रीट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट? लेडिक सेल्स पे तापमान का असर नहीं पड़ता. जो स्पर्मेटोगोनिया है, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर. सो द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन इज एंटीरियर पिट्यूटरी. अगला सवाल, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल आर. तो हमसे पूछा है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स या जेनिटल ऑर्गन्स फीमेल. हमने पढ़ा था जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसे वल्वा भी कहते हैं, प्यूडेंडम या वल्वा कहते हैं. वल्वा में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था मॉन्स प्यूबिस. तो यहां पे मॉन्स प्यूबिस है, बिल्कुल है. इसके अलावा हमने लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा पढ़े थे. लेबिया मेजोरा यहां नहीं है, लेबिया माइनोरा गिवन है. इसके अलावा हमने क्लाइटोरिस भी पढ़ा था, है ना? Clitoris, highly sensitive structure which has a rich nerve supply. It plays role in sex stimulation. Okay. बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे. यूट्रस, तो यूट्रस तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन नहीं है ना? वेजाइना भी नहीं. हाइमन, यू रिमेंबर व्हाट इज हाइमन? जो वेजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग है, वेजाइनल ओरिफाइस, दैट रिमेन्स कवर्ड बाय अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन. पोर्स होते हैं उसमें, दैट्स कॉल्ड हाइमन. The pores of hymen allow the flow of the menstrual blood. Hymen usually ruptures during the first penetrative sexual intercourse, but it can rupture because of many other reasons. Horse riding, swimming, भागने दौड़ने से, vigorous athletic activity, vaginal infection, use of vaginal tampons. So presence or absence of intact hymen is not a sign of virginity of female. ये बात मैंने आपको बताई भी थी. It's a misconception. ठीक है जी. नाउ एक बार देख लेते हैं. फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमन. इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना. सो हमारे गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपके सामने है जी. एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को कलेक्टिवली फीमेल के केस में वल्वा कहते हैं. So vulva में mons pubis, the anterior fatty area जहां पे adipose tissue है, it is covered with pubic hair. Labia majora are two folds of thick skin which form the external boundary of vulva. Labia minora are two folds of thin skin which form the internal boundary of the vulva. And the space enclosed by labia minora उसे vestibule कहते हैं. Vestibule में vestibular glands होते हैं, greater vestibular glands, lesser vestibular glands. Clitoris, which is a small finger-like, highly sensitive structure. So the correct answer to the given question is 2, 4, 6 and 7. 2, 4, 6 and 7. So ovary external नहीं है, vagina नहीं है, uterus नहीं है. It's again a good question. चल next. मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में से है ये क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मिल्क secreted from the mammary glands finally reaches the nipples? First option है mammary duct, then mammary ampulla, then mammary tubule and lactiferous duct. Second option है mammary ampulla,
mammary duct, lactiferous duct, and then mammary tubule. Third option is lactiferous duct, mammary ampulla, mammary tubules. And fourth is mammary tubules, then mammary duct, mammary ampulla, and lactiferous duct. Let me tell you, NCERT में डायग्राम है, NCERT में जितनी डिटेल्स है वो आपको जरूर पढ़ लेनी है. तो एक क्वेश्चन यहां से भी फ्रेम हो सकता है. Well, let's see the structure. Mammary gland consists of the following components. In this diagram, you can see mammary tubules, you can see the mammary duct, mammary ampulla, lactiferous duct, and then you can see the lobule which contains the alveoli also, जहां पे milk produce हो रहा है. You remember the milk producing hormone? पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जो मिल्क प्रोड्यूस करवाता है, प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन. एंड कौन सा हार्मोन मिल्क रिलीज करवाता है? मिल्क लेट डाउन फैक्टर जिसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन. ओके, नाउ सी, दीज आर द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई से अटैच्ड है मेमरी ट्यूब्यूल्स विच आर ओपनिंग इनटू मेमरी डक्ट्स. डक्ट का सोलन पार्ट है मेमरी एम्प्यूला. Then comes the lactiferous ducts. So the correct order is पहले alveoli होंगे, alveoli के बाद memory tubules है, फिर memory duct है, फिर memory ampulla है, and then lactiferous duct. So tubule, duct, ampulla, and lactiferous duct. So that's the correct order. बेबी के बर्थ के कुछ दिनों बाद जो मिल्क रिलीज होता है, you remember what is that called? Slightly yellowish in color. कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें सिक्रीटरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. यू रिमेंबर द नेम ऑफ द सिक्रीटरी एंटीबॉडी? ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, सिक्रीटरी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशंस. सो मिल्क भी तो बॉडी सिक्रीशन है, उसमें ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है. Well, next question. Name the hormones which are involved at each stage of the following flow chart. हम एक फ्लो चार्ट दिया गया है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला ये एक न्यूरो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है. अभी क्वेश्चन डिस्कस करते समय थोड़ी देर पहले इस न्यूरो हार्मोन का जिक्र भी किया मैंने. फिर एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में कुछ बना रही है जिसे नंबर 2 लिख दिया गया है और वो ओवरी पे एक्ट कर रहा है. सो बेसिकली ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल गोनाडल एक्सिस के बारे में सवाल फ्रेम किया गया. सो ऑप्शंस है जी GnRH, LH, FSH, देन GnRH, LH, ABP. ABP स्टैंड्स फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. LH, FSH, GnRH. सो यहीं पे कहानी घूम रही है. आप जानते हैं हाइपोथैलेमस एक न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है, that is GnRH, gonadotropin releasing hormone. ये gonadotropin releasing hormone anterior pituitary पे एक्ट कर रहा है और इसके रिस्पॉन्स में anterior pituitary बना रही है gonadotropins. gonadotropins कौन कौन से? LH, FSH. LH का फुल फॉर्म luteinizing hormone. FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स क्यों हैं? बिकॉज इनका टारगेट ऑर्गन है गोनाड्स, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल. तो आंसर मिल गया जी. 1 is GnRH and 2 is LH as well as FSH. ABP याद है कहां से आता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस. FSH जब मेल के केस में टेस्टिस में सर्टोलाई सेल पे एक्ट करता है तो सर्टोलाइज सेल्स उसके रिस्पॉन्स में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं which binds with androgens and maintains a high concentration of testosterone inside the seminiferous tubule which is required for healthy sperm production. Gonadotropin releasing hormone GnRH secreted by hypothalamus. It stimulates anterior pituitary to secrete gonadotropins. FSH and LH ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं. तो FSH और LH ये रहे, ये दोनों ओवरी पे एक्ट करेंगे.
और ये अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे। FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स फॉलिक्यूलोजेनेसिस। LH जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन, सेक्स स्टेरॉइड्स जो है वो रिलीज करवाएगा। ठीक है जी, ईस्ट्रोजन्स। सो सवाल का सही जवाब है ए ऑप्शन। अनदर गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? गलत बात बतानी है आपको जो इनकरेक्ट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड सेल्स। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस में से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये रहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर आगे क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 1 होगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, तो स्पर्मेटिड बने। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर ये है, मैं लेबल कर देता हूं जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, हम इस बात से सहमत हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो माइटोसिस नहीं है, मियोसिस 1 होता है, तो ये बात हो गई गलत, है ना? दिस इज द रॉन्ग एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 2 टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये सही है, ये वाली बात भी सही है। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स राइज टू 4 स्पर्मेटिड्स, ये भी सही है। So we were supposed to tell the incorrect statement and this second statement is incorrect, so this will be the answer to the question. चलो एक बार देख भी लेते। What is spermatogenesis? Process of formation of the sperms which begins at puberty in males and continues throughout life. A male continues producing sperms throughout his life. बढ़ती उम्र के साथ the number of healthy sperms produced reduces, sperm count reduce होता है, लेकिन sperm बनते रहते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की अलग अलग स्टेजेस क्या है? सबसे पहले होते हैं जी स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉयड, जर्म सेल्स डिप्लॉयड। इनमें माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे जो कि हैप्लॉयड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस हुआ तो स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड जब डिफरेंशिएट होते हैं तो बन जाते हैं स्पर्मेटोजोआ। यू रिमेंबर व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कॉल्ड? याद है क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स, राइट? चलिए, सो करेक्ट आंसर इज दिस, और हमें बतानी थी स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुश हैं आप लोग? आपके सवाल सही जा रहे हैं सारे? अगला सवाल oogenesis से रिलेटेड है। In oogenesis, the first polar body is formed after dash during the division of dash. Now, याद कीजिए, फीमेल के केस में oogenesis बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी ओवरीज में शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता, अलग अलग स्टेजेस में आकर के रुक जाती है मियोसिस। अब ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल पड़ा है, उसके अंदर जो डिक्टिएट oocyte था, उसने मियोसिस कंप्लीट करी ओवुलेशन से पहले, एलएच सर्ज जब हुआ है ना, लेकिन वो मियोसिस फिर से रुक जाती है मेटाफेज 2 स्टेज पे, सेकेंडरी oocyte बन जाता है। रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स? वहीं से है ये क्वेश्चन। इन oogenesis, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर डैश ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ डैश, आफ्टर मियोसिस 1 during the division of primary oocyte. Second option, after meiosis 2, division of primary oocyte. Third option, meiosis 1, secondary oocyte. Meiosis 2, secondary oocyte. चलिए समझते हैं इसे डिटेल में। आप जानते हैं जो oogonia फीमेल के जर्म सेल्स हैं, उनमें माइटोसिस होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ द फीटल डेवलपमेंट, और ढेर सारे प्राइमरी oocytes बन जाते हैं, लेकिन मियोसिस रुकी होती है एट the diplotin stage of the meiotic prophase 1, और ऐसे oocytes को dictate oocytes कहते हैं वो primary oocytes ही but arrested। The primary oocyte completes meiosis 1 कब? On the onset of puberty, which results in a secondary oocyte and a tiny first polar body. Ovulation के समय first polar body बने, जिसे पोलोसाइट भी कहते हैं।
फिर सेकेंडरी oocyte starts to divide but gets arrested in the मेटाफेज स्टेज ऑफ द meiosis 2. ये मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाता है. Secondary oocyte completes its meiotic division only after the sperm binds to it. जब sperm एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और उस समय क्या बनता है? सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम. तो फर्स्ट पोलर बॉडी ओवुलेशन के समय ओवरी में ही बन चुका है. सेकेंड पोलर बॉडी फेलोपियन ट्यूब में बनेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो. सो द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर meiosis 1 ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte. ये पूरा फ्लो चार्ट हमने आपको एक्सप्लेन करा है ऑलरेडी जब हमने इस चीज की थ्योरी पढ़ी. इंपॉर्टेंट है oogenesis. कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए oogenesis एंड spermatogenesis का. क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहां से. सो लेट्स होप कि आप में से सभी बच्चों ने यह सवाल सही करा हो. पोलर बॉडीज कितनी बनेगी टोटल? आप जानते हैं जब एक सेल में मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. यहां भी वही सीन है. एक बड़ा डॉटर सेल बनना है ओवम, और उसके अलावा 2 से 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, बिकॉज जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है दैट मे और मे नॉट डिवाइड. राइट? फेगोसाइट्स पोलर बॉडीज को खा जाते हैं. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉलम 1 में क्या क्या है जी? एक्रोसोम स्पर्म से रिलेटेड है. स्पर्म के हेड रीजन में एक्रोसोम होता है और उसमें ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं. हाई एल्यूरोनिडेज, न्यूराअमाइनाइडेज, कैथेप्सिन, एसिड फॉस्फेटेस. रिमेंबर दोस एंजाइम्स? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसिन. मैंने बताया था द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म डेवलप्स फ्रॉम Golgi complex and it can be compared to a modified lysosome. Right. Then secondary oocyte में zona pellucida लेयर है. स्पर्म के मिडल पीस में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी के लिए. स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. टर्शरी फॉलिकल के अंदर कैविटी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एंट्रम. क्वेश्चन सॉल्व. सो क्या है जी आंसर? ए को 3 के साथ मैच कीजिए, बी को 1 के साथ. तो ए को 3 और बी के 1 के साथ मैच करेंगे तो सी हो जाएगा 4 के साथ मैच्ड एंड डी हो जाएगा 2 के साथ मैच्ड. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. इजी क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग हमेशा इजी रहते हैं. स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्पर्म को शुगर कौन सी चाहिए एनर्जी के लिए? फ्रक्टोज. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में यू शुड नो अबाउट द हेड रीजन, द मिडल पीस एंड द टेल. हेड में क्या है? एक्रोसोम. वेरी इंपॉर्टेंट. Acrosome of the sperm develops from Golgi complex and can be compared to a modified lysosome, जिसमें ढेर सारे एंजाइम्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आएंगे. मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये पावर हाउस. एंड स्पर्म की वो जो पूंछ है, फ्लैजेला जो है. स्पर्म इज द ओनली सेल विच हैज फ्लैजेला इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में. स्पर्म के अलावा और कोई ऐसा सेल नहीं जिसमें फ्लैजेला है. ठीक है जी. चलिए. टर्शरी फॉलिकल ओवरी में है. फॉलिकल की डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस. प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड द फाइनल मैच्योर फॉलिकल विच इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल विच अंडरगोज ओवुलेशन. कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कराता है? LH. LH is ovulation inducing hormone. Tertiary follicle of the ovary is characterized by a fluid filled cavity called antrum. Zona pellucida is a membrane which surrounds the oocyte. Glycoproteinaceous layer है zona pellucida. तो ये रहा जी सही जवाब. ये तो सबका सही गया होगा, आई एम श्योर. नेक्स्ट देखते हैं. जो फीमेल गैमीट है उसके चारों तरफ ढेर सारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं. अब यहां पे उन्हीं मेम्ब्रेन्स का, उन्हीं लेयर्स का सीक्वेंस बताना है. मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ. चलो याद करो. सपोज ये फीमेल गैमीट है भाई, इसकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यू रिमेंबर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऊलेमा. ओके. इसके बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होती है, दैट इज जोना पेलुसिडा. इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और ग्रेनुलोसा सेल्स की ये लेयर कहलाती है
कोरोना रेडिएटा, इसके बाहर क्यूमुलस सूफोरस। तो यही हमें सीक्वेंस बताना, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर अंदर जोना पेलुसिडा, उसके अंदर ऊलेमा। और कौन सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है? सबसे पहली ऑप्शन में ही। आउटसाइड टू इनसाइड बताना है ना, तो कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलुसिडा एंड देन ऊलेमा, राइट? Corona radiata is made up of many cell layers which are formed by follicular cells. Zona pellucida is a transparent membrane which is surrounding it. और सबसे अंदर है ulema, which is the plasma membrane of the ovum. Clear है? A is the correct answer. Next, in humans, the site of fertilization is sperms vagina में deposit हुए, वहां से वो आगे मूव करेंगे, सर्विक्स के थ्रू होते हुए, यूट्रस के थ्रू होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे। फेलोपियन ट्यूब में आपने पढ़ा है एम्पुला रीजन, इस्थमस एंड फंडिबुलम। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे ये कह दीजिए एम्पुला में फर्टिलाइजेशन जर्नली होता है, बट कई बार स्पर्म्स जो है पूरी फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके ओवरी तक भी पहुंच जाते। ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होने लगता है वो से वहां भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, रेयरली ऐसा होता है। ओके, सो ऑप्शंस थे एम्पुला, इस्थमस, फिम्ब्रिए या इन्फंडिबुलम, और हमने जल्दी से आंसर बता दिया, दैट इज एम्पुला। Sperms reach the ampullary region of the fallopian tube and site of fertilization is the ampulla. And you know, fertilization is what? Fusion of the male and the female gamete resulting in the formation of zygote. So zygote is a single-celled diploid structure formed as a result of fertilization. कई बार ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट है, इसके क्लीवेज डिवीजन होने लगते हैं और ये फेलोपियन ट्यूब में आगे नहीं बढ़ता, फेलोपियन ट्यूब में ही चिपक जाता है, रिजल्टिंग इन ट्यूबल प्रेगनेंसी, विच इज अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बट इट्स वेरी डेंजरस। फेलोपियन ट्यूब्स कैन बस्ट एंड शी कैन डाई आल्सो। तो सर्जिकली हमें फिर इस चीज को हटाना पड़ता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस भी दो स्टेटमेंट्स है। assertion स्टेटमेंट है नॉट ऑल द कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कॉपुलेशन हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, ठीक है। सो नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस, ये बात सही है। रीजन, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and the sperms are transported simultaneously to the ampullary region of the fallopian tube. भाई सेकेंडरी oocyte, जिसे हम लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए ओवम कह रहे हैं, वो ओवरी से पहुंचेगा एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब तक, और जो स्पर्म डिपॉजिट हुए विजाइना में उन्हें भी पहुंचना एम्पुला तक। तो साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट हो, सर्वाइवल दोनों का बना रहे फीमेल ट्रैक्ट में, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये बात सही है। ऑप्शंस में दिया गया था कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो यहां पे ए ऑप्शन को क्या लिख दिया गया, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। जर्नली जब आप assertion रीजन क्वेश्चन करते हैं तो ए वाला ऑप्शन होता है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो आप जल्दबाजी में इसमें भी ए कर जाते हैं ना, इसीलिए कहता हूं ध्यान से पढ़नी ऑप्शन। सेकेंड है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये भी आंसर नहीं है। थर्ड है बोथ assertion and reason are true and reason is a correct explanation to the assertion। तो सी होगा आंसर इसमें, ठीक है। डी स्टेटमेंट है assertion and reason true है बट reason is not a correct explanation of A। तो यहां पे एग्जामिनर ने ना ऑप्शंस का सीक्वेंस बदल दिया। जनरली हम ए टिक करते हैं ऐसी सिचुएशंस में जब assertion और reason true होते हैं and reason is the correct explanation of the assertion। सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है ह्यूमंस में? एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सो फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, sperm and ovum have to be transported simultaneously to the ampullary region. So only the secondary oocyte is released, only one secondary oocyte, only one secondary oocyte, जिसे हम लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए ओवम कह रहे हैं यहां पे, इट इज रिलीज ड्यूरिंग ईच रिप्रोडक्टिव साइकिल। रेयरली कभी ऐसा होता है कि दो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाए। सो फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी पॉसिबल है इफ द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। जो रिलीज सेकेंडरी oocyte है उसका सर्वाइवल टाइम होता है 24 आवर्स।
स्पर्म जो रिलीज हुए उनका सर्वाइवल टाइम है फीमेल ट्रैक में 72 आवर्स, लेकिन ओवा को फर्टिलाइज करने की उनकी बेस्ट एबिलिटी पहले 48 आवर्स तक रहती है, और उस साइड के खुद के फर्टिलाइज होने की बेस्ट एबिलिटी पहले 15 घंटे होती है। तो इसी ड्यूरेशन के बीच में अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आए तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी। क्लियर है? ग्रेट। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अगला सवाल, match the items given in column 1 with the column 2 and you have to choose the correct option. Fertilization, ovulation, implantation, capacitation. राइट की साइड में क्या है कॉलम 2 में? Increases sperm's ability to penetrate ovum. सेकेंड है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम, ये तो आपने ढूंढ लिया, सी शुड बी 2. इम्प्लांटेशन होती है ये प्रक्रिया. Formation of zygote by fusion of the egg and the sperm. Very simple. This is fertilization. What is ovulation? Ovulation is release of secondary oocyte from the Graafian follicle. Good. And अब बच गया 1 and 5. 5 है जी the time between conception and birth. ये तो gestation period होना चाहिए. तो what is capacitation? मैंने बताया भी था. Freshly ejaculated sperms do not have the ability to fertilize ova. मेल बॉडी से फ्रेशली इजैकुलेटेड सीमेन सैंपल लीजिए, उसमें से स्पर्म्स अलग कीजिए, ओवा के पास रखिए, वो उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। जब तक स्पर्म्स खुद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पूरा रास्ता अपने आप ट्रेवल नहीं करते, तब तक उनमें ये काबिलियत, ये एबिलिटी नहीं आती है कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए। दैट प्रोसेस व्हिच एनेबल्स द स्पर्म्स टू कॉज फर्टिलाइजेशन इज व्हाट इज कैपेसिटेशन, एंड इट हैपेंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। गॉट इट? तो अब आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं इसका। बिल्कुल जी, देख लेते हैं एक बार आगे। सी ओवुलेशन, वेरी सिंपल। ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte को, कौन से हार्मोन के रिस्पॉन्स में? LH। अगर साइकिल 28 डेज का है तो ओवुलेशन कैन हैपन ऑन डे 14. 1 day prior to ovulation there is sharp increase in the level of LH which ruptures the wall of Graafian follicle. Capacitation क्या है? In order to fertilize the ovum, the sperm has to undergo some biochemical changes into the female reproductive tract. These changes are going to increase the ability of the sperm to penetrate and fertilize the egg. जब हम IVF करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आर्टिफिशियली हमें स्पर्म्स को कैपेसिटेट करना पड़ता है कल्चर मीडियम में. Implantation है the embedding or the attachment of the developing blastocyst to the wall of uterus. Implantation होना जरूरी है, तभी तो HCG हार्मोन रिलीज होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. Implantation होगा तभी प्लेसेंटा की नींव रखी जाएगी, प्लेसेंटा बनेगा. ठीक है, तो आसान था ये क्वेश्चन. A3, B4, C2, D1. A3, B4, C2 and D1 है, राइट जी. सो A3, B4, C2 and D is 1. That is the correct answer. Okay? ये रहा. Next question. How many sperms and ova will be formed by a primary spermatocyte? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे और एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवा बनेंगे? 1. So the answer should be 4, 1. Options हैं 1, 1, 1, 4, 4, 1, 4, 4. You have got the answer. Very easy question. कंपेयर कर लेते हैं जी. हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, और फिर 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म जो कि हैप्लॉइड है. oogenesis में क्या है? एक oogonia से एक ही फंक्शनल ओवम बनेगा और 2 या 3 छोटे छोटे सेल्स बनेंगे जिन्हें हम पोलर बॉडीज कहते हैं, और उन्हें फेगोसाइट्स खा जाते हैं, वो फर्टिलाइज नहीं हो सकते. नेक्स्ट, which of the following involves no cell division? जिसमें सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है. स्पर्मेटोजेनेसिस में तो सेल डिवीजन होता है, oogenesis में भी सेल डिवीजन है, माइटोसिस है, मियोसिस है. एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो रहा है तब भी सेल्स डिवाइड कर रहे हैं. स्पर्मियोजेनेसिस में कोई सेल डिवीजन नहीं है. स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स
into sperms, right? Structural changes हैं वहां पे. So spermiogenesis involves transformation of spermatids into spermatozoa, and there is no cell division in that. oogenesis में क्या है? Process of formation of the mature ovum, जिसमें mitosis और meiosis involved है. Spermatogenesis, process of formation of the sperms, जिसमें mitosis, meiosis involved है. एम्ब्रियोजेनेसिस में जब एम्ब्रियो बन रहा है भाई, वहां पर भी सेल डिविजन इन्वॉल्व है. क्लीवेज हमने पढ़ा है. क्लीवेज इज रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन which converts single cell zygote into a multicellular structure, morula जिसे कहते हैं. क्लीवेज और टिपिकल माइटोसिस में डिफरेंसेस भी बताए थे मैंने, राइट? ग्रेट. सो द आंसर इज spermiogenesis. Next question. Several hormones like HCG, human chorionic gonadotropin, HPL, human placental lactogen, estrogen and progesterone are produced by. अब क्वेश्चन में ही क्लू मिल गया. Options are fetus, placenta, fallopian tube, pituitary gland. When I say HPL, human placental lactogen, so that means the correct answer is placenta. So placenta is the only tissue in the body which has cells from two different individuals of two different generations. Placenta acts as a temporary endocrine tissue. It produces hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone, relaxin also. Fallopian tube तो कोई हार्मोन नहीं बना रही. Fallopian tube का काम है ट्रांसपोर्ट करना गैमीट्स को. पिट्यूटरी के हार्मोन्स आपको पता है बहुत सारे. अगर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन्स की बात करें तो गोनाडोट्रोपिन्स हैं, LH and FSH, right? Okay, next question. Signals for parturition originate from, important है, placenta only, fully developed fetus only, both placenta as well as fully developed fetus, या फिर GnRH which is released from the maternal hypothalamus. Well, parturition is the process of delivering the baby, right? Uterus contract होना चाहिए, the baby will be expelled out. What is going to initiate this process? The signals originate from fully developed fetus and the placenta, जिसके कारण fetal ejection reflex होगा. Fully developed fetus जो है, that pushes down into the birth canal, cervix stretch होगा. The head of the baby exerts pressure on the stretch receptors of the cervix. Nerve impulses hypothalamus तक पहुंचेंगी. Hypothalamus बढ़ा देता है प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके वो ऑक्सीटोसिन स्टोर हो रहा है और वहां से वो रिलीज हो रहा है. ऑक्सीटोसिन जब प्लाज्मा में जाएगा तो प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीजेस. ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं यूट्रस के मायोमेट्रियम पर, स्मूथ मसल सेल्स को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसके कारण parturition होगा. The baby will be expelled out. So this is important that signals for parturition originate from both placenta as well as fully developed fetus. Right? Next question. Identify the correct statement. सही statement का चुनाव कीजिएगा. पहला, after implantation, inner cell mass gets converted into endoderm only. इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, उसी से पूरा एम्ब्रियो बनेगा. तो भाई सिर्फ एंडोडर्म थोड़ी बनेगी. पहली बात तो गलत हो गई. सेकंड, एंडोडर्म गिव्स राइज टू एक्टोडर्म आफ्टर इम्प्लांटेशन. नो. आफ्टर इम्प्लांटेशन inner cell mass differentiates into 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. ये बात सही है. चौथी ऑप्शन है inner cell mass dies after implantation. That is a wrong statement. ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए. ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं मैमल्स में. It has an outer layer which is called trophoblast. Trophic word is related to nutrition. Trophoblast plays role in nutrition. It has no role in the formation of embryo proper. जो embryo proper है वो डेवलप करता है inner cell mass से, है ना. कोने में एक सेल्स जो चिपके हैं, कोने में जो सेल्स चिपके हुए हैं, inner cell mass, जिसे embryoblast भी कहते हैं. ठीक है जी. Trophoblast helps in implantation of the endometrial to the endometrial wall. Trophoblast helps in implantation, development of the placenta. It is going to provide nutrition.
Inner cell mass differentiates into 3 germ layers, that is outer ectoderm, middle mesoderm, inner endoderm. 3 germ लेयर से ही पूरे का पूरा शरीर बनता है. मैंने आपको बताया था एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर है, इससे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. सबसे अंदर एंडोडर्म है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. मीजोडर्म से मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्मोन दैट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज सिक्रीटेड बाय. यूट्रस को एक फेवरेबल स्टेट में जो बना के रखता है एक हार्मोन, उसे कौन सिक्रीट कर रहा है? यूट्रस, ओवरी, एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस? लेट्स सी. यूट्रस की 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, राइट? The correct answer will be progesterone, and progesterone is secreted by corpus luteum. Hormone that maintains the endometrium of the uterus is progesterone. It is secreted by corpus luteum of the ovary. Progesterone is the most important pregnancy maintaining hormone. Corpus luteum क्या है? Temporary endocrine gland, yellow body. कहां से बना है? Ruptured Graafian follicle से बना. Why it is yellowish in color? It has lutein protein and carotene pigment. ये thick endometrium बना के रखता है जो implantation के लिए जरूरी है, और ये यूट्रस के स्मूथ मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता. प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल्स, बिकॉज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करे देन द बेबी विल बी एक्सपेल्ड आउट, राइट? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? एक टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेजेस हैं और उनका करेक्ट सीक्वेंस? पहला ऑप्शन है फॉलिक्यूलर फेज, फिर ओवुलेटरी फेज, फिर ल्यूटियल फेज. सही लग रहा है ये? पहले तो फॉलिकल डेवलप हुआ, फिर फॉलिकल ओवुलेट कर गया, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना जिसके नाम से ल्यूटियल फेज है. दूसरा ऑप्शन है पहले ओवुलेटरी फेज और फिर फॉलिक्यूलर फेज. नहीं, ये तो गलत है. तीसरा है पहले फॉलिक्यूलर फेज, फिर ओवुलेटरी फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज. ये भी गलत है. प्रोलिफरेटिव फेज जो है जब यूट्रस का एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रहा है, दैट कोइंसाइड्स विद द फॉलिक्यूलर फेज. देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस विच आर अकरिंग इन द ओवरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस विच आर अकरिंग इन यूट्रस. तो जब ओवरी में फॉलिक्यूलर फेज है, उसी समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है. तीसरा ऑप्शन है ल्यूटियल फेज और उसके बाद ओवुलेटरी फेज. चौथा ऑप्शन जो है डी वाला, पहले ल्यूटियल फेज फिर ओवुलेटरी फेज. नहीं भाई, ये भी गलत हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ही होगा. सो ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्राइन चेंजेस और ओवेरियन चेंजेस दोनों हो रहे हैं. ओवरी में होने वाले बदलाव के आधार पे देयर इज फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. यूट्रस में होने वाले जो बदलाव है उसके आधार पे सबसे पहले मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज और फिर सिक्रीटरी फेज. सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा भाई? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? कौन सा हार्मोन डाउन आ जाने से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है? ऑप्शंस देखते हैं. इज इट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एफएसएच? इज इट बिकॉज ऑफ फॉल इन ऑक्सीटोसिन लेवल? इज इट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल? और इज इट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन लेवल? आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना? कॉर्पस ल्यूटियम तो तभी बना रहता ना अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम को कोई मैसेज ही नहीं मिला, एचसीजी नहीं आया, बिकॉज इम्प्लांटेशन होती तो एचसीजी आता, एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम से कहता कि तुम प्रोजेस्टेरॉन बनाओ. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाएगा. डीजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम जब होगा, the fall in progesterone level happens and that results in menstruation, right? Uterus contracts, extra endometrial lining along with blood and mucus is shed, and that is what is menstruation. So with that we have completed all the questions. I hope you enjoyed the session. मैंने पूरी कोशिश करी कि हर क्वेश्चन के साथ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर के आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज करवा दूं. And I'm sure you have enjoyed the session. चलिए, सो रिवाइज जरूर करते रहिएगा. सिंसियरली एक डेडिकेटेड तरीके से अपना रूटीन बना करके रखिए पढ़ने का. सफलता आपको जरूर मिलेगी. ठीक है?
मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। नमस्कार जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।